नमस्कार। दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथियों। तो आज हम 9th क्लास का हिस्ट्री का ही अगला भाग चलेंगे। इसके पिछले भाग बता दिए थे। आपका पहला चैप्टर चल रहा है भौगोलिक खोजें, मतलब क्षेत्र का खोज हुआ था। तो खोज का क्या है, बहुत सारा महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए। तब उसी के बारे में अब आगे चलेंगे। देखिए, देखिए इसका भाग 2 है। भाग 1 जैसे पहले बहुत सारा चीज खोज हुआ, जैसे समुद्र का रास्ता का खोज हुआ। पहले क्या है, पता ही नहीं था कि कदर किधर किसको जाना है, क्योंकि पहले के लोग को जानते हैं, पृथ्वी का आदमी क्या सोचता था कि धरती चपटा है, समुद्र के किनारे जाएंगे तो पाताल चले जाएंगे, वो सब सोच था। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आदमी यूरोप का हिम्मत करके समुद्री रास्ता का खोज किया। देख रहे हैं ना, सब समुद्री रास्ता का खोज किया, भारत का खोज किया, अमेरिका का खोज किया। बहुत सारे भौगोलिक मतलब क्षेत्र हो गया, सीधे समझिए भूगोल। धरती में बहुत सारे क्षेत्र का खोज किया गया, व्यापारिक दृष्टि से बढ़ा उसके कारण। जब जगह का नया नया खोज हुआ तो ये सब देख रहे हैं, सब व्यापार रूट है। ये सब उस समय खोज किया तो क्या हुआ, ये सब व्यापार रूट जो अभी तक चल रहा है, इसी माध्यम से अभी भी व्यापार हो रहा है। आदमी जहाज आवाजाही करता है, रास्ता बना हुआ है अभी भी। जो पहला खोज हुआ ना, वही वाला। अब क्या हुआ, इसमें से मैप बना दिया गया है, रास्ता। जहाज को अब आने जाने में दिक्कत नहीं होती। पहले दिक्कत होती थी, बताए थे क्लास में। पहले कंपास नहीं था, मैप नहीं था, जाने के बेचारा कहाँ चल जाता था कहाँ। उसके बाद मशीन नहीं होने के कारण जहाज क्या है, हवा के द्वारा चलता था। हवा अगर इधर हो गया तो नाव भी इधर उधर समुद्र में ही कितना आदमी खो जाता था, पता नहीं चलता बेचारा कहाँ गया। तो बहुत सारा चीज का क्या हुआ, खोज हुआ। उसके कारण क्या हुआ, आवाजाही में आसान हुआ, व्यापार में आसान हो गया आदमी को। तब उसके बारे में आगे चलते देखिए। देखिए, भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। हेडिंग क्या है, भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। मतलब इसमें क्या क्या पृष्ठभूमि रहा पीछे खोज में। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। कब किया, मध्य युग में। मध्य युग कब होगा, जैसे अभी चल रहा है 2025, तो 2000, तो 1 से 2000 के बीच में कब आएगा, 1000। मतलब 10वीं या 11वीं शताब्दी बोल सकते हैं। 10वीं या 11वीं शताब्दी के मध्य युग आएगा ना। 1 से 20 के बीच में 10 ही ना बीच आएगा। जब 1000 चल रहा होगा, 1 2, वो मध्य युग कहलाएगा। उस समय क्या था, अरब और तुर्कों ने विशाल अंतरराष्ट्रीय, मतलब एक दूसरे पर कब्जा कर करके क्या है, अभी देखें अरब देश क्या क्या था, इजराइल को, यहूदी को हमला करके पराजित कर दिया था। वहां धर्म के आधार पर युद्ध हुआ था। यहू मुस्लिम धर्म और यहूदी धर्म के बीच में क्या हुआ था, वहां कुछ युद्ध हुआ था। उसके कारण इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। एक जगह का नाम है। कब तक, 1500 ईस्वी तक। मतलब समझिए, यहाँ बता रहा हूँ लगभग 500 साल, 1000 से लेके 1500 के बीच तक किस रास्ते से व्यापार होता था, कुस्तुनतुनिया के मार्ग से। कुस्तुनतुनिया के मार्ग से क्या होता था, व्यापार होता था एक दूसरे के बीच में, देशों के बीच में रास्ता बना हुआ था। परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा। मतलब अब अच्छा नहीं रहा। मतलब क्या किया, इस कुस्तुनतुनिया को क्या किया, कुस्तुनतुनिया को तुर्की क्या किया, हमला करके अपन अंडर ले लिया। अभी भी जो देखते हैं देश क्या करता है, छोटका जो देश होता है उसको क्या करता है, अपने अंदर अधीन लेने की कोशिश करता है कि नहीं। जैसे चीन क्या है देखते हैं,
पाकिस्तान के माहे एक रास्ता निकाला है कि नहीं, किस लिए निकाला है कि वहां से व्यापारिक रास्ता उसको आसान पड़ेगा। ऐसे उसको चीन को क्या है, ऐसे घूर के बंगाल के खाड़ी है साउथ चाइना सी से उधर घूमते हुए सिंगापुर से होते हुए, देखते हैं कितना उसको घूम घूम के आना पड़ता है, फिर हिंद महासागर से होते हुए फिर जाना पड़ता है ना, बहुत दूर पड़ता है उसको अरब सागर में, फिर उधर जाकर हिंद महासागर से व्यापार कितना दूर पड़ जाता है। तो वही सोचा था पाकिस्तान में है रास्ता लेके उधर से व्यापार कर लेंगे, शॉर्ट पड़ेगा। मगर पाकिस्तान के आदमी बेचारा क्या हुआ, अभी तक सपना पूरा नहीं होने दिया। तो वही क्या किया, तुर्की क्या किया, जो महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र था उस पर सभी चाहता कब्जा करे ले, सभी देश चाहता उस पर अपने अधीन रखने के लिए। जैसे स्वेज कैनाल के नाम सुने होंगे, उस पर भी बहुत सारे देशों का नजर है ना। व्यापारिक मार्ग है वह, कुछ तो दुनिया क्या तुर्की अपने अंदर ले लिया तो उससे क्या हुआ, अब तुर्की अपना अंडर ले लिया तो अब जो फ्री पहले हो रहा था व्यापार, अब क्या है तुर्की अपन ले लिया तो वहाँ टैक्स वुक्स चलने लगा होगा, तुर्की अपने शासन चलाता होगा वहां पर, तो व्यापार करना क्या हो गया लोगों के लिए देश के लिए सभी के लिए क्या हो गया, तो मुश्किल हो गया वहां पर, आसान नहीं रहा। क्योंकि तुर्क ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया, बोले थे ना, कब्जा करके क्या किया, टैक्स वसूलना शुरू कर दिया कि यहाँ से इतना, जैसे कैसे रोड बनाती है तो टोल सुनेंगे टैक्स लेता है ना, गाड़ी को जाने के बदले पैसा लेता है, जो गाड़ी पैसा नहीं देता उसको वापस या उतने रोक ले रहता है। तो वैसे ही क्या किया तुर्की ने कुस्तुन दुनिया को अपने अंडर ले लिया, हमला करके पराजित करके। उसके बाद जो भी जहाज वहां से आए जब व्यापारी लिए उससे क्या है भारी कर, वहां से बहुत सारा टैक्स वसूलता था, इतना रुपया दो तब तुम्हारा जहाज यहाँ से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, कर दिया था। जिसका हल ढूंढना यूरोपियों ने एक आवश्यक समझा। अब यूरोप क्या है बहुत बड़ा देश है, तब उस सब यूरोप देश को क्या है परेशानी होने लगी, व्यापारी को परेशानी होने लगी बिजनेस करने में, तो उसका क्या है समाधान ढूंढने लगा सब। ठीक है तुर्की ने रोक रहा है, दूसरा मार्केट खोज लेते हैं, दूसरा जगह देख लेते हैं, दूसरा मार्ग देख लेते हैं, लेते रहो टैक्स अपना। आगे देखिए, इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। क्या हुआ जब तुर्की कुस्तुनतुनिया को अपने अधीन कर लिया, टैक्स बढ़ा दिया जहाज पर आवे जाए के, तो यूरोप वाले ने क्या किया दूसरा रास्ता ही खोजना शुरू कर दिया, दूसरा रास्ता ही खोज लिया, लो वसूलते रहो टैक्स। तो उसमें क्या हुआ यूरोप वाला को और फायदा हो गया, यूरोप वाले को और फायदा हो गया, नया नया देश मिल गया, नया नया और व्यापार उसका बढ़ गया। इसी समय क्या हो रहा था आविष्कार होने लगा, क्यों क्योंकि छोटा जहाज से समुद्र की यात्रा कर नहीं सकते हैं, तो उस समय देखते हैं कैसा नौका था, कांच का नाव था मगर बड़ा बड़ा बनाना पड़ता था, मगर समुद्र में ये सब नाव क्या है 3 लाख सामान उड़ा देगा यूं ही, देख रहे हैं ना। समुद्री यात्रा के लिए नौका का आविष्कार शुरू हो गया उसी समय। एक होता है नदी वाला नाव, ये तो छोटा मोटा नाव होता है, समुद्र वाला नाव बहुत बड़ा बड़ा होता है, समुद्र वाला नाव बहुत बड़ा बड़ा, उसमें हजारों आदमी अट सकता है, इतना बड़ा बड़ा जहाज होता है उसका समुद्र वाला। नौसेना उसी समय किसका आविष्कार भी होने लगा, नौसेना का, क्यों क्योंकि जब अभी भी सुनते होंगे पायरेट्स के बारे में, पायरेट्स क्या करते हैं समुद्र से जो जहाज जाता है ना सामान वाला, कंपनी उसको क्या करते हैं घेर लेगा और कंपनी वाला फोन करेगा कितना रुपया दो तब सामान तुम्हारा छोड़ेंगे। पहले भी लूटपाट खूब होता था सामान का, अभी भी होता है, डकैती जिसको बोलते हैं। तो जैसे डकैती हो गया इधर जमीन पर लूटा पाटी, और उधर समुद्र में पायरेट्स लूटपाट करते थे, तो उसके लिए क्या करती थी सरकार नौसेना बनाती थी ताकि हमारा व्यापारिक मार्ग सुरक्षित रहे। अभी भी देखते हैं समुद्र में क्या है हर देश का नौसेना घूरते रहती है, पेट्रोल करती रहती है, ताकि पायरेट्स क्या वो लूटपाट ना करे जहाज में, हजारों करोड़ का सामान रहती है ना वो सब कंपनी वाला। और उसी समय देखिए क्या है यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा,
अरब वालों को पहले पता था कंपास कैसे यूज किया जाता है, यूरोप वाले को नहीं था। तो अरब वाले से क्या है, यूरोप वाला कैसे किया, कंपास का यूज करना, मतलब दिशा पता करे कैसे करने हैं। पहले सोचिए यूरोप वाले को पता भी नहीं था कि दिशा कैसे पता करते हैं, तो अभी क्या सीखा, किससे, अरब वाले से। उसके बाद इटली, स्पेन, पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई। और पहले कैसे नाव बनाया जाता था, परंपरागत विधि से। जैसे खेती पहले कैसे परंपरागत विधि से होता था, अभी कल पार लगेगा बैल से खेती, तो उसी समय जो यूरोप देश था, पुर्तगाल था, इटली था, स्पेन था, और भी वो देश थे, उसमें नाव कैसे बनते थे, परंपरागत मतलब पुराने तकनीक से। तो वैसा नाव नहीं बन पाता था आधुनिक, तो उसको बदला, नया तकनीक को आविष्कार किया, नए तरह का नाव बनाया और मजबूत नाव बनाया, ताकि क्या है, पायरेट्स के हमला को झेल सके। अभी देखते हैं जहाज में क्या कैनन तोप सब चीज लगा दिया था कि नहीं, वाटर कैनन देखते, जो बड़ा बड़ा जहाज बिजनेस वाला, तो उसमें वाटर कैनन रहता, मारता फोर्स एकदम, पायरेट्स वाला जहाज ऐसे उड़ा जाता है एकदम, सुरक्षा का व्यवस्था होता है उसमें। तो वैसे क्या है, नाव के जो पहले विधि व्यवस्था से बन रहा था उसको चेंज किया, व्यापार की दृष्टि से नाव बनाना शुरू किया, बिजनेस के पर्पज से, कि बिजनेस में कैसा नाव चाहिए, चेंज किया समय के साथ, जिससे बड़े और मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। पहले छोटे जहाज बनते थे, कमजोर रहते थे, अब क्या है, तकनीक सब चीज चेंज हुआ, तो वो भी क्या बड़ा बड़ा जहाज बनाने लगा, वो भी अब बड़ा बड़ा जहाज बनाने लगा। देख रहे हैं पहले का जहाज, देख रहे हैं कैसा बनता था, चप्पू से चलता था, और हवा के माध्यम से इसे कपड़े लगा दिए जाते थे, और कपड़ा से क्या हवा टकराता था तो नाव चलती थी। फिर दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, और इसी समय दूरबीन का आविष्कार हुआ, क्योंकि समुद्र में जाइएगा पते नहीं चलेगा कने की जाना है। टाइटैनिक जो जहाज था क्या था, वो दूरबीन के कारण ही डूब गया, नहीं देखा कि आइस में जाकर टकरा गया, जो देख लेता नहीं तो बचा लेता मोर के कम से कम। तो दूरबीन के कारण आविष्कार हुआ, तो और आसानी हुआ दूर दूर चीजें देखने में, क्योंकि समुद्र में जाइएगा नहीं तो कहीं देखेगा पानी रहेगा गड्ढा इतना, और कहीं पहाड़ निकल रहेगा, कहीं टापू रहेगा, तो वो दूरबीन रहेगा तभी ना दूर से देख लेगा, तो नाव को अपना मोड़ देगा, इधर उधर बचा लेगा। तो उसी समय क्या सुरक्षा, नाव भी बन रहा था मजबूत बड़ा व्यापारिक दृष्टि से, और साधन भी उसका बन रहा था कि आने जाने में सुविधा हो, जैसे कंपास दिशा पता करने के लिए, दूरबीन ताकि दूर के चीजों को देख सके, सुरक्षित नाव को कर सके, दूर से ही पायरेट को देख सके, जो डाकू लूटे वाला होता है समुद्री जहाज को, उसको दूर से ही देख ले, या कोई बाधा है, कोई पहाड़ है, कोई टापू है, तो उसको दूर से देख के नाव को मुड़ा ले। ये सब क्या उसी समय आविष्कार खोज होना शुरू हो गया था। देख रहे हैं उसी समय नौसेना, देख रहे हैं ना, पायरेट से लड़ रही है, और नौसेना का यूज, जब देश एक दूसरे पर क्या है कब्जा करता था, तो उस समय भी नौसेना का यूज होता था, सेना ले जाकर कब्जा करने में, उसका भी यूज होता है नौसेना। नौसेना का भी अभी हर देश के पास देखते होता है ना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना होता है कि नहीं हर देश के पास, जिसके पास समुद्र क्षेत्र उसके पास नौसेना होगा, जो लैंड लॉक कंट्री उसके पास तो नौसेना नहीं होगा, उसके पास एयरफोर्स होगा, और थल सेना होगा, जमीन वाला सेना। तो देखिए इसी समय क्या है, कंपास का भी यूज आविष्कार हो चुका था, और दूरबीन का भी हो चुका था 15वीं शताब्दी में, आज से 500 साल पहले, क्योंकि यात्रा करने में दिक्कत हो रही थी। देख रहे थे जो साधन उस पर क्या करता था, देश कंट्रोल करके अपना मनमानी करता था, टैक्स वसूलता था, मनमाना टैक्स। आगे देखिए, समुद्रिक अभियानों में काफी सहायक था ये जो आविष्कार हुआ, मजबूत जहाज का, दूरबीन का, कंपास का, इससे क्या हो गया, लोगों को आसानी हो गई समुद्र यात्रा करने में। अब मानचित्र में काफी सुधार हो चुका था, अब पहले का जो मैप था वो भी अच्छा नहीं था, लोगों को दिशा सही से नहीं दिखा पाता था, और धीरे धीरे लोग जब यात्रा करने लगे, तो अभी जैसा तो मशीन है नहीं, सैटेलाइट है नहीं ऊपर में कि मैप बना दे, उस समय तो क्या था, आदमी जाता था, और जहां जहां आदमी जाता था ना, एक चित्रकार वो उस तरह से मैप बनाता था,
तो उसमें बहुत सारे पहले वाला खामियां था, मगर धीरे धीरे करते करते आदमी को रास्ता याद होने लगा, अच्छा इसे जाते हैं, तो उसके हिसाब से मैप बना। आप ही लोग कहीं नया जगह जाते तो दिक्कत होता है कि नहीं, मगर फिर वहां आते जाते रहते तो रास्ता याद हो जाता है, तो नहीं आता है रास्ता, वैसे ही आसान हो लेगा फिर यात्रा। मानचित्र में भी अब सुधार हो गया, जो चित्र मानचित्र मतलब क्या, नक्शा एक देश से दूसरे जगह जाने का। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का उपकरण, एस्ट्रोलोब किसको बोलते हैं, अक्षांश, भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरवाल बनाए, और उसमें देख रहे हैं जहाज में भी मजबूत है, उसमें भी फिर नया नया शोध हो रहा था और बढ़िया तकनीक ला रहा था उस जमाने के हिसाब से। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कैरवाल का यूज कर रहा था जहाज में, ताकि जहाज क्या हो और तेजी से चले। अभी तो मशीन से चलता है, तब पर भी पानी वाला जहाज उतना तेजी से नहीं चलता जितना हम लोग जमीन पर चलते हैं, जितना तेजी से या ट्रेन चलती है उस गति से पानी वाला जहाज नहीं, क्योंकि पानी जब चलता है तो काटता है ना, जहाज को क्या विपरीत दिशा में काटता है, तो ज्यादा पावर लगता है उसको पानी को। मगर अभी भी 90% से ऊपर व्यापार कहाँ होता है, समुद्री मार्ग से होता है, सस्ता पड़ता है। बड़ा बड़ा जहाज रहता है, एक बार में हजारों कंटेनर डाल दिया जाता है, एक कंटेनर में तो टनों का माल रहता है एकदम। और दूसरा मार्ग से व्यापार करेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, मगर समुद्र के रास्ते से बहुत सस्ता पड़ता है। एक बार जहाज में बहुत सारा सामान लदा जाता है ना, तो सस्ता पड़ता है व्यापार। तो उस समय देख रहे हैं पुर्तगालियों ने क्या है, एक हल्का जहाज, भी हल्का नए किस्म का एक क्या बनाया, जहाज बनाया जो तेजी से चल सके। उसके लिए क्या बनाया, कैरवाल, याद रखिएगा इसको, कैरवाल बनाया जहाज के लिए। देख रहे होंगे, देखे ना, कंपास भी उसका यूज करने के लिए सीख गया, और ये देख रहे हैं ये सब नए तरह का, ताकि क्या हो, जहाज और तेजी से चले। आगे देखिए, इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। ये जो आधुनिक जहाज थे, कंपास से, दूरबीन से, कैरवाल से, बहुत सारी चीजों से लैस थे, मजबूत भी थे, तेज चलते थे, खाना का साधन सब सुविधा उसमें मुहैया करा रहे थे। तब क्या है, लोगों में साहस आया कि नहीं अब हम भी देखते हैं। तो कहाँ कहाँ कौन कौन सा सागर पार करना शुरू कर दिया आदमी, अटलांटिक, भूमध्य सागर में क्या है, जहाज को उतारा आदमी, अब क्या है, जगह का खोज करना शुरू कर दिया, व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, एक चीज पर डिपेंडेंट रहेगा तो दिक्कत होता है। जैसे देखिए, एगो रास्ता पर दिक्कत है, तुर्की क्या किया, उसको अपने अधीन कर लिया कि नहीं, कर लिया ने, और मनमाना टैक्स वसूलने लगा, तो दूसरा क्षेत्र सब खोज लिया। आदमी को भी ऐसा ही चाहिए, एक रास्ता बंद तो दूसरा खोज लेना चाहिए। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतररीप तक पहुंच गया। क्या था, जब जहाज आया तो आदमी के पास हिम्मत आया कि नहीं, सब सुविधा है तो क्या जाने में चल जाएंगे, और क्या खोज लेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो इसी में क्या हुआ, 1488 ईस्वी में एक पुर्तगाली का व्यापारी था, पुर्तगाली का व्यापारी, क्या नाम था उसका, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका तक पहुंच गया। वो कहां तक पहुंच गया, अफ्रीका के पश्चिमी तट, समझ रहे हैं ना, ऐसे होते हुए अफ्रीका तक पहुंच गया। नीचे मैप में देखिएगा तो अफ्रीका भी क्या है, ऐसे है, भारत जैसा ही ऐसे अफ्रीका है इस तरह से। तो यहाँ यूरोप हो गया, तो यूरोप से चला पश्चिम, इधर हो गया, इधर पूरब हो गया, ईस्ट, ईस्ट
वेस्ट, तो पश्चिमी तरफ होगा, तो ऐसे होते हुए यहाँ साउथ अफ्रीका यहाँ पर ही है, यहाँ तक आ गया। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। देख रहे ना, उसमें बहुत खोज हो रहा था, जगह था मगर आदमी को पता ही नहीं था कि कने है। तो देखिए यहाँ पर ही 1488 में क्या है, अफ्रीका ने पहुंचा आदमी यूरोप से। उसके बाद 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस किसका खोज किया, अमेरिका का खोज किया। अमेरिका था मगर क्या आदमी को पता ही नहीं था कि कौन सा जगह है, क्या है यहाँ पर, क्या पोटेंशियल है, क्या व्यापार हो सकता है, वो सब पहले पता नहीं था, मगर खोज कर करके पता किया सब यूरोप वाले। आगे 1498 में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डी गामा, बस पुर्तगाल का ही देखिए, अफ्रीका का भी खोज किया आदमी। बोले थे ना एक बार कि भारत समझ के वो अफ्रीका बेचारा चल जाता था, आदमी समझ लेता था, मगर क्या है, भारत की खोज किसने, वास्को डी गामा। भारत ऐसा था नहीं था, नहीं, यूरोप वालों को पता नहीं था कि भारत कैसे जाना है। भौगोलिक क्षेत्र मतलब क्या, जगह का खोज हुआ। उत्तम आशा अंतरिम होते हुए भारत के मालाबार तट तक पहुंच गए। ये अफ्रीका से भी सोचिए कितना पार करते 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 भारत आया होगा। जब वर्ल्ड मैप देखिएगा तो उसमें यूरोप को देखते, मैप में यहाँ पर होगा तो दिखा देते हैं, वर्ल्ड मैप नहीं है, देखिए दिखा देते हैं वर्ल्ड मैप में कहाँ से यात्रा करते करते आया। ये देखिए हो गया हमारा प्यारा भारत, भारत हो गया ने। तो सोचिए ये यूरोप हो गया ये वाला साथियों, और यहाँ से पुर्तगाल कहाँ, यहाँ पर नहीं दिया हुआ नक्शा, छोड़। यहाँ पर क्या यूरोप पुर्तगाल में, यहाँ से खोजते वास्को डी गामा। सोचिए अफ्रीका से पार होते हुए केरल यहाँ पर है, यहाँ पर पहुंचा मालाबार द्वीप पर। सोचिए कितना दिन में इसको लगा होगा, यहाँ से पूरा पार करते यहाँ पर भारत में आने में इसको टाइम लगा होगा कि नहीं लगा होगा। मजबूत जहाज रहेगा तभी ना, ये लग रहा होगा छोटा, जाइएगा तो पता चलेगा, समुद्र में जब जहाज में जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ पानी पानी लगता है एकदम चारों तरफ, जमीन का आपको पता ही नहीं चलेगा किधर है। तो सोचिए यहाँ से भौगोलिक खोज किया, और एक क्या है यहाँ से पश्चिमी होते हुए एक अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देख रहे हैं, यहाँ पर खोज किया एक अफ्रीका यहाँ पर खोज किया, और एक यूरोपियन पुर्तगाल का ही भारत चला गया, और एक अफ्रीका, क्योंकि देखिएगा भारत का भी नीचे वाला भाग देख रहे हैं ना इस तरह से है, और अफ्रीका भी ऐसे ही है, भारत जैसा ही है, तो दोनों को बेचारा के एक ही लगा। मगर बाद में फिर पता चला ना ये अफ्रीका है और भारत यह है, रूट का खोज किया धीरे धीरे। कहाँ आया वास्को डी गामा भारत में पहले, मालाबार। मालाबार कहाँ है, केरल के तट पर आया, कालीकट, केरल के कालीकट। ये हर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया नौकरी वाला में, तो इसको याद कर लीजिएगा कि वास्को डी गामा जब 1498 में 1400, ये वाला डेट भी 1498 में कहाँ आया था, केरल के कालीकट में आया था, मालाबार तट पर, जगह कालीकट नाम था उसका, केरल के कालीकट जगह पर तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरिन
उस समय केरल के शासक कौन थे? जमोरिन। क्या किया गया? स्वागत किया गया। क्या किया गया? क्योंकि हम भारत जानते हैं कि जब दूसरे बाहर के लोग आते हैं क्या उसको अतिथि के रूप में स्वागत करते हैं, तो स्वागत किया वहाँ का राजा। पता चला हुआ कि यूरोप पुर्तगाल से एक आदमी क्या इतने दिन में यात्रा करके आया है बेचारा, भारत का खोज करने, पता नहीं था यूरोप को भारत किधर है। ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। मतलब अगर नया नाव जो बताया था उसमें खोज हुआ था, कैंपस और दूरबीन का खोज नहीं होता तो ये आ पाता, नहीं आ पाता यहाँ पर। तो नया नया जो खोज हुआ था ना उपकरण जहाज बनाने में, उसके कारण ये यहाँ पर आ पाया। मजबूत जहाज, खाने पाने की व्यवस्था, सभी सुख सुविधा, बड़ा जहाज, तब आया यहाँ पर ये। तो वही बोल रहा है इसके पीछे क्या है, जो नया साधन उस समय खोज हुआ था उसके कारण ये आ पाया यहाँ पर। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई। और एक व्यापारी, क्या नाम था उसका? अब्दुल मजीद की भेंट कहाँ हुआ थे वास्को डी गामा से? अफ्रीका में हुई थी। भारत का एक व्यापारी था अब्दुल मजीद, जिसका वास्को डी गामा से भेंट कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। तथा इसी सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिला। और ये जो व्यापारी था अब्दुल मजीद, इसी ने क्या है वास्को डी गामा को बताया कि ऐसे ऐसे जाइएगा तो आप भारत पहुंच जाइएगा, तब ये आ पाया यहाँ भारत। ऐसे इसको भी नहीं पता था कैसे कैसे जाना है। देख रहे ना वास्को डी गामा, यही है बेचारा, जहाज से क्या है पूरा भ्रमण करके अफ्रीका को टापते हुए भारत पहुंचा। आगे देखिए, इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हो गई। जैसे कैसे एक आदमी कोई चीज करता है तो दूसरे लोग भी करते हैं, जब वो कर सकता है तो हमें कहीं नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे लोग भी और प्रेरित हो गए। वास्को डी गामा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोप बाजारों में बेचा गया। जब वास्को डी गामा भारत से कुछ सामान ले गया खरीद के और यूरोप में बेचा तो कितना गुना उसको मुनाफा हो गया? 26 गुना। मतलब 1 लाख का सामान ले गया तो उसको वहां पर 26 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ उस पर, खाली 26 गुना उसको क्या हुआ? फायदा हुआ वास्को डी गामा को। इससे लोग तो और दूसरे लोग प्रेरित हो गए होंगे। जैसे कैसे एक आदमी देखता अच्छा वो बिजनेस में आदमी को इतना पैसा कमा रहा था, तुरंत आदमी उस बिजनेस में दोस्त भी लग जाता है कि नहीं, कंपटीटर। तो वैसे ही इसको देखा कि ये वहां से व्यापार किया तो इतना फायदा हुआ था, हम चलते हैं वहां। इसी के चक्कर में सब आया, भारत को गुलाम बना दिया। ये नहीं आता, नहीं भारत गुलाम होता। व्यापार के चक्कर में सब आया यहाँ पर। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कौन आया, भारत के बंटाधार कर दिया। फिर अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियन की नई उपलब्धि थी, और अमेरिका भी उस समय उसका कोई पता आता नहीं था। यूरोपियन ने उसको खोजा अमेरिका को। आज देखते हैं दादा बने ले पूरा दुनिया का अमेरिका बेचारा, जिसे 1492 में ही कोलंबस ने खोजा था। अमेरिका को कब खोजा था? 1492 में। 1492 में अमेरिका की खोज, 1498 में भारत की खोज। कोलंबस किया था अमेरिका का खोज, अब वास्को डी गामा भारत का खोज, भारत आया था। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा। कोलंबस बेचारा क्या है, गलती से चल गया था उधर, उस समय बेचारा के पास साधन नहीं था, तो क्या है जिधर हवा उसको नाव ले गया, बेचारा चल गया अमेरिका। उधर जो गए आदमी को देखा तो उसी को बेचारा को क्या भारतीय समझ लिया कोलंबस। यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा गया, और कोलंबस क्या है वहां के लोगों को भारतीय समझाते, इस कारण से वहां के लोगों को क्या बोला जाता है? रेड इंडियन। क्या बोला जाता है? अमेरिका के जिस समय खोज हुआ तो लोग रहते थे उसको क्या बोला जाता था? रेड इंडियन। ये देख रहे हैं भारत, हमारा प्यारा भारत, यहाँ केरल है, यहीं आया था कोलंबस कालीकट में। तो आज के लिए आपका क्लास यहीं रहा। इसका अगला अध्याय आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए।